साहित्य निधि में आज सुनिए देश की अग्रगण्य लेखिकाओं में अपना स्थान रखने वाली लेखिका मधु काकरिया जी की लिखी हुई कहानी दबी दबी लहरें। सुबह मेरे क्षितिजों में विस्तार करती एक और सुबह रांची से करीब 130 किलोमीटर दूर गुमला स्थित विशुनपुर के जंगल की ओर खुलती खिड़की के बंद पल्लों को खोल ही रही थी कि देखा कोने में दुबके दो दो सांप। मैं चीखी, सांप सांप। पास में सोई मंगला झट से उठी और करीब 3.5 फीट लंबे उस सांप को हाथ से ही पकड़ लिया उसने। मैं अवाक, अरे क्या कर रही हो, काट लेगा। मकई के दानों जैसे दांतों से खूबसूरत मुस्कुराहट बिखेरती वो जामुनी सुंदरी कहने लगी, काटेगा कैसे, उसका मुंह तो मेरी हथेली में बंद है। मैंने कहा, और वो दूसरा सांप? हंसते हुए बोली, वो सांप इसी नहीं, प्रकार उसकी कोने में दुबक कर ही अपनी केचुल छोड़ता है। सांप को हाथ से पकड़ वो जंगल की ओर निकल गई। करीब आधा घंटे बाद लौटी वो। लौटते ही उसने उस केंचुल को हाथ में उठाया, उतनी ही आधी इंच चौड़ी पानी रंग की, हल्का सा पीलापन लिए सफ़ेद सी पारदर्शी केंचुल, बीच बीच में चकते। ताजुब पढ़ा जरूर था कि सांप अपनी पुरानी केंचुल छोड़ देता है, पर इस प्रकार की होती है केंचुल। डरते झिझकते मैंने छुआ उस केंचुल को। मंगला बताती रही, पेट से चलता रहता है, इसलिए पुरानी केंचुल मरी चमड़ी की तरह हो जाती है और नई बन जाती है, तो मुंह से वो इसे फाड़ कर बाहर निकल आता है। सच, प्रकृति ने सबको गुजारे लायक दिया है। कहते हुए उसने केंचुल को अपने गमछे में रख लिया। मैंने पूछा, क्या तुम इसे बेचोगी? हाथ नचाते हुए वो बोली, आप शहरी लोग बेचने और मुनाफा कमाने के अलावा कुछ सोच नहीं सकते क्या? मैंने इसे रख लिया क्योंकि एक तो बच्चे को सूखा रोग होने पर सांप की केंचुल की माला गले में पहना देने से सूखा रोग दूर हो जाता है। दूसरा, घर में सांप की केंचुल रखना शुभ होता है। कहते हैं इससे घर में समृद्धि आती है। कितने विश्वासों अविश्वासों में जीता है ये समाज। सोचते हुए मैं नहाने चली गई। कुएं से पानी ला मंगला ने कमरे में बने छोटे से नहानघर में रख दिया। नहानघर से निकलने के बाद मैं अपने गीले कपड़े सुखाने लगी तो देखा मंगला मेरी ब्रा को बहुत ध्यान से देख रही थी। मैंने मजाक में पूछा, चाहिए तुम्हें? वो शर्मा गई। हमने तो ब्लाउज भी इन सालों में ही पहनना शुरू किया है। मेरी माँ तो ब्लाउज भी नहीं पहनती थी, अभी भी नहीं पहनती है, कहती है लाज आती है। तो क्या तुम्हें भी ब्रा पहनने में लाज आती है? पल्लू का कोना मुंह में ठूंसते हुए जवाब दिया उसने, नहीं वो बात नहीं। हमारा आदमी भी कहता है कि शहर से लाएगा मेरे लिए, पर मैं ही रोक देती हूँ। हमारे समाज में कोई नहीं पहनता ये सब। तो तुम शुरू कर दो। वो हंसी, एक झिझकती हुई हंसी। शहर जाऊंगी तो पहनूंगी। ब्लाउज पहनने में भी किसी को क्या लाज आ सकती है? सोचकर भी मैं नहीं सोच पाई। एक समय था कि मर्यादाशील औरतें ब्रा नहीं पहनती थीं, इससे भी उत्तेजना का कारण समझा जाता था, और दक्षिण भारत में दलित औरतों ने अपने स्तन ढकने के अधिकार के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। कैसी कैसी मानसिकता, किसने गढ़ी ये मानसिकता? सोचते सोचते जाने कब लग गई आँख कि एकाएक जोरों से आवाज़ आई। लगा जैसे कोई नगाड़ा पीट रहा है। नहीं चाहते हुए भी पास में सोई मंगला को कोहनी मारकर उठाया। कैसी आवाज़ आ रही है? क्या कोई पुलिसिया एनकाउंटर है माओवादियों के साथ? वो आंखें फाड़े मुझे देखती रही, फिर निराश होते हुए बोली कि दीदी ये तो कनस्तर पीटने की आवाज़ है, शायद किसी के खेत में कोई बड़ा जंगली जानवर घुस आया होगा। बाप रे, तो जानवर तो यहाँ भी आ सकता है। मैं डर से पीली पड़ रही थी। नहीं दीदी, जानवर घुप अंधेरे में आते हैं, खेत में आते हैं। यहाँ एक तो सारी रात हल्की बत्ती जलती है और दूसरा यहाँ दरवाजे बंद रहते हैं। यहाँ पूरी सुरक्षा है। तो जानवर इस प्रकार भगाए जाते हैं, कनस्तर पीट पीट कर? हाँ, जैसा जानवर वैसा उपचार। कई बार मशाल जलाकर आग दिखाकर भी उसे भगाया जाता है, तीर गुरेल चलाकर भी भगाया जाता है। बिशनपुर से कलकत्ता लौटने की मियाद धीरे धीरे पूरी हो रही थी। हर सुबह मैं उगती और रात होते ना होते अस्त हो जाती। अब बचे बस 2 दिन। सुबह होते ही एक पागल उम्मीद हरहरा उठती कि शायद आज मुलाकात हो बिशनपुर के गांधी जंगल कुमार से, लेकिन रात होते न होते टहनी सी टूट जाती उम्मीद और मायूसी मुझे अपने आगोश में ले लेती। मेरी निराशा का रंग गाढ़ा होता जा रहा था कि क्या उस अभेद्य किले को खोल पाऊंगी मैं कभी, जिसका नाम है जंगल कुमार।
जिसे रोज़ थोड़ा थोड़ा दूर दूर से देखती हूँ मैं और थोड़ी थोड़ी उसके भीतर प्रवेश करती रहती हूँ। आज एक और मुसीबत। मंगला जल्दी घर जाना चाहती थी। आज की रात और अगले दिन की छुट्टी चाहती थी। उसने रात के कुछ जूठे बर्तन घिसे और देर तक उन्हें चमकाती रही। मैंने उसे बर्तन मलने से रोका कि मैं मल लूँगी, मेरे जूठे बर्तन मत मला कर। जवाब और भी अनोखा आया कि मुझे मज़ा आता है स्टील के इन बर्तनों को चमकाने में। कितनी जल्दी चमक जाते हैं ये। मैं फिर हैरान, किस दुनिया में आ गई हूँ मैं। कितना अलग है इसका मज़ा हम शहरियों से। मज़ा न घूमने में, न सिनेमा देखने में, न टीवी देखने में, न खरीदारी करने में। इसे मज़ा आता है स्टील के बर्तन चमकाने में। इतना कि घर जल्दी जाना है फिर भी बर्तन चमकाने में कोई हड़बड़ी नहीं। मंगला के ज़रिए आदिवासियों के निजी जीवन में झांकने का भी मुझे अवसर मिला। मंगला के हाथ हमेशा चलते रहते थे। मुझसे बात भी करती तो खाली नहीं बैठ पाती थी वो। कभी क्रोशिया चलाती तो कभी चटाई बुनती रहती। मैंने एक बार कहा कि तुम ज़रा सा भी आराम नहीं करती। जवाब और भी विचित्र, ये आराम ही तो है दीदी। तो फिर काम क्या होता है? काम होता है कि पत्थर तोड़ना, लकड़ी चीरना, सर पर ईंट ढोना, खेतों में घास काटना, ठेकी चलाना, पानी भरना। मुझे रात में मंगला के रहने से बहुत सहारा मिलता था। शाम होते ही यहाँ असहनीय सन्नाटा छा जाता। जंगल कुमार के दिए ट्रांजिस्टर के अलावा दिल बहलाने का कोई साधन नहीं था मेरे पास। मेरे और मेरे बाहर के संसार के बीच वो एक खिड़की की तरह भी थी। रात के सन्नाटे भरे धुंधले अंधेरों में जब मुझे पेशाब करने निकलना पड़ता, मंगला के साथ होने से मैं रास्ता भटकती नहीं थी। वो तुरंत लालटेन जला मेरे साथ निकल पड़ती थी। खुशहाल भारती में बिजली के मरियल लट्टू जगह जगह टंगे हुए थे, लेकिन देर रात सारी बत्तियां बुझा दी जाती थीं। इसलिए डर और भी ताकतवर हो जाता था। यद्यपि वैसा डर नहीं था, पर मैंने सुना था कि रात यहाँ दीवार फांदकर कई बार पुलिस से बचने के लिए माओवादी छिपने चले आते हैं। ये भी सुना कि कई बार भालू और भेड़िया भी रात को आने की फिराक में रहते हैं। मोटे मोटे चूहे तो दिन में भी मेरे कमरे में धमा चौकड़ी मचाए रहते। मैंने मंगला को अपने डर के बारे में बताया तो वो हंस पड़ी कि दीदी, खुशहाल भारती के भीतर कुछ डर नहीं है। फिर भी आपको डर लगे तो मैं अपनी बहन तिरकी को आपके पास सुला दूंगी। वो एकटक मेरी ओर देख रही थी। तिरकी, ये क्या नाम है? ये भी किसी पेड़ का नाम है क्या? नहीं, तिरकी चिड़िया को कहते हैं। बस एक रात की ही तो बात है, फिर तुम्हें कष्ट नहीं दूंगी, मैंने हल्का सा जोर दिया। सर नीचा कर उसने बताया, दीदी ये 2 रात ही मेरी साल भर की कमाई है। क्या बताएं आपको, हमारा आदमी आज आ रहा है पूरे 9 महीने बाद दिल्ली से। मैं नहीं जाऊंगी तो 12-12 घंटे की लंबी लंबी रात वो अकेले काट नहीं पाएगा और हड़िया मतलब देशी दारू पी पी कर टुन्न पड़ा रहेगा। उसकी आंखों की कोर में अटके आंसू पर मेरी नज़र गई। मैंने बात बदल दी। तुम्हारा आदमी दिल्ली रहता है? मैंने अभी तक जितने आदिवासियों से बात की थी, उन्होंने दिल्ली तो दूर की बात, अपने गांव और आसपास के गांवों और टोलों के अलावा किसी शहर का नाम तक नहीं सुना था। यहाँ तक कि वे भारत तक का नाम नहीं जानते थे। हाँ, कुछ एक ने पाकिस्तान का नाम जरूर सुना था। और ये कह रही है कि इसका आदमी दिल्ली से आया है। मेरे लिए जानकारी की एक और नई परत थी। जाने क्यों मन में लहर सी उठी कि क्या इसका पति झारखंड की उस युवा पीढ़ी से है जो अब थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर बजाय खेती या अन्य परंपरागत कामों के शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगी थी। कितनी जमात तक पढ़ा है तेरा आदमी? मेरे पूछते ही गर्व से उसका चेहरा चमक उठा। नाक फुलाते हुए कहने लगी कि 150-150 मीटर की 2-2 नदियां पार कर लोहरदगा की सरकारी स्कूल में जाता था रघुवर पढ़ने को। 2-2 नदियां पार कर? 5 जमात के बाद सबसे नज़दीक स्कूल वही थी। पहाड़ी जिंदगी की कठोरता आप मैदान वाले नहीं समझेंगे। पर वो दिल्ली गया ही क्यों? क्या बताएं दीदी, वो फिर अपने में खो गई। उदासी की एक हल्की सी बदली उसके चेहरे पर छा गई। बताओ दीदी, आपने क्या नगु बिरजिया का नाम सुना है? हम उन्हीं के परिवार से हैं। वे मेरे परदादा ससुर थे। वे हेमोटाइट पत्थर मतलब कच्चे लोहे की भट्टी में गलाकर लोहा बनाते और उस लोहे से संडासी, त्रिशूल, हसुआ, खुरपी, तलवार क्या क्या नहीं बनाते थे। बहुत जान होती थी उस लोहे में। उसमें जंग भी नहीं लगता था। पूरा गांव ही नहीं, हाडूब गांव तक लेते थे हमसे खेती के फाल, खुरपी, त्रिशूल, संडासी, औजार वगैरह। अभी तक वो भट्टी रखी है, उसके ऊपर लिखा है कि असुर भट्टी। नगु बिरजिया?
नाम मेरे जहन में टंगा रहा। शायद ये वे ही नगू बिरजिया थे जिनके लिए मैंने कुछ साल पूर्व किसी अखबार में पढ़ा था या बिशनपुर के ही किसी आदिवासी के मुख से सुना था। मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, पर जितना मुझे पता था उसके अनुसार देशज तकनीक से लौह बनाने वाले वे अंतिम शिल्पकार थे। मगध साम्राज्य से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक में बिरजिया और असुर लोगों ने लौह तकनीक के बलबूते अपनी पहचान बनाई थी। वे उस बिरजिया समुदाय के प्रतिनिधि थे। कहा जाता है कि मगध नरेश ने लड़ाई के लिए अस्त्र शस्त्र का निर्माण इन्हीं असुर और बिरजिया लोगों से करवाया था। उसी परिवार की वर्तमान पीढ़ी मजदूर बन गई। तो बंद क्यों किया? मैंने पूछा तो नदी की बहती कलकल धारा की तरह अपनी राम कहानी गाने सुनाने लगी। क्या बताएं दीदी, हमारा लोहा और लोहे का सामान थोड़ा महंगा बनता था। बाजार में टाटा के लोहे का सस्ता सामान मिलने लग गया। तब लोगन क्यों खरीदेंगे हमारा सामान? सामान नहीं बिकता था। हमारे दादा ससुर ने सरकार से गुहार भी लगाई कि हमें थोड़ी सुविधा दे दीजिए, हम फिर से जी उठेंगे। ई टाटा बाटा ने हमारा ही ज्ञान चुराया है। सरकार ने दिल्ली के विज्ञान भवन में उन्हें सम्मानित किया, लेकिन सुविधा नहीं दी। गुहार लगाते लगाते वे चले गए। हमारे ससुर को दिन के 4 किलो चावल के हिसाब से मजदूरी मिलती थी। बाद में वे खुशहाल भारती में काम करने लगे। जंगल कुमार उन दोनों बायोगैस प्लांट लगवा रहे थे, वहीं उन्हें काम मिल गया। हमारे आदमी को कभी दिल्ली तो कभी रांची में मजदूरी मिल जाती है। दिन का 110 रुपल्ली मिल जाते हैं। इतना तो दूसरे के खेत में काम करने पर भी नहीं मिलता। माइंस में भी मजदूरी के मिलते हैं दिन के 100 रुपल्ली। 100 वे दिल्ली में मजदूरी करने चले जाते हैं। बस कर्मा और सरहुल पर्व पर घर आते हैं। बोलते बोलते दुख का दूसरा संस्करण उसके चेहरे पर छप गया था। मैंने मुलायम मुलायम स्वर में फिर पूछा, पति के दिल्ली जाने से इतनी दुखी हो तो रोका क्यों नहीं उसे इतनी दूर जाने से? उसने गर्दन उठाकर ताका मेरी ओर। तनिक विश्राम के बाद फिर बोली, रोकती क्यों? मैं तो मना रही थी कि उसे भी मौका मिले। गांव के सभी जवान लड़के तो चले गए थे, उसके सभी संगीत साथी चले गए थे। यहाँ तो सुबह 5 बजे से रात तक हड्डी तोड़ मेहनत के बाद भी खाने के लाले पड़े रहते थे। दिन के 12 बजे के पहले कभी खाना नसीब नहीं होता, बल्कि हम तो दातुन ही 12 बजे करते। कोई मोटा सा चूहा धम से मेरे पास कूदा। मैं चीखी, वो हंस पड़ी। क्या आप शहरी लोग बड़े डरपोक होते हैं, कुछ नहीं करेगा वो। मैंने फिर पूछा, तो क्या तुम सुबह चाय नहीं पीते? चाय? उदास हंसी बिखेरते हुए कहा उसने कि कभी कभी मेले ठेले में साल 2 साल में चाय नसीब हो जाती है। गेहूं भी कहाँ खा पाते हैं, बड़ा आदमी लोगन का खाना है वो। अब मेरा आदमी दिल्ली में रोज़ गेहूं की रोटी खाता है, बाबू लोग की तरह पैंट पहनता है और चाय पीता है, हमें पैसे भेजता है। इसलिए अब हमारे यहाँ भी काली चाय बनती है, कभी कभी गेहूं की रोटी भी बनती है। गेहूं, चाय, पैंट, मैं किस दुनिया में हूँ? पहली बार मेरी कल्पना लज्जित हुई। गरीबी सूखी रोटी खिलाती है, अमीरी घी चुपड़ी, ये तो मैं जानती थी। लेकिन गेहूं अमीर है, दाल और चाय अमीर है, सब्जी अमीर है। गरीबी का ये रंग मेरी कल्पना से बाहर था। और तो और इनके भगवान भी श्रीहीन थे। न भव्य मंदिर, न भव्य पोशाक, न सर पर ताज, न मोर मुकुट, न कोई मूरत। भगवान के लिए कोई छोटा मोटा आलय तक नहीं। सखुआ के पेड़ के नीचे गाड़ दिया कोई पत्थर, लिख दिया उस पर सिंगा बोंगा और बना दिया उसको भगवान। या कोई पेड़ की डाली, कुछ लाल फूल, किसी कोने से सिंदूर और फूल, सब भगवान के रूप। बहरहाल गर्दन को झटका दे पूछती हूँ मैं, तो तुम किस अनाज की रोटी खाते हो? धान, बाजरा, ज्वारी, तो कभी मंडुआ, मकई और गोंदली। मकई का भात बनाकर खाते हैं। बनाली का बाजार दूर पड़ता, इसलिए ठेकी पर मकई को कूट लेते हैं। ठेकी पर ही धान से चावल निकालते हैं। नहीं, दाल के साथ नहीं, दाल वो भी उड़द और कुल्थी की दाल महीने में 1 आध बार खाते हैं। सबसे अधिक मकई ही खाते हैं। मकई खत्म हो जाती है तो मंडुआ। मंडुआ खाते खाते पखाना इतना सख्त हो जाता है कि दिन भर पेट भारी रहता। बोलते बोलते उसने बात बदली। 5 बज गए होंगे दीदी। धूप आंगन से सरक कर दीवार पर चढ़ गई। मैंने उसे अनसुनी करते हुए फिर पूछा, और क्या करता है तेरा आदमी? नई नई चीज़ें देखता है, हमें बताता है, बिजली के पंखे के नीचे सोता है। बस दुख है तो यही कि संग साथ नहीं रहने को मिलता। बिजली का पंखा तुमने देखा है? मैंने यहाँ खुशहाल भारती में देखा, जंगल कुमार के कमरे में देखा। मेरा आदमी कहता है, शहर चल, तुझे भी पंखे और बत्ती में सुलाऊंगा।
मैं पूछती हूँ कब ले चलेगा तो चुप हो जाता है। यहाँ तो हम डिबरी में रात गुजारते हैं, उसके लिए भी कैरोसिन तेल का टोटा पड़ा रहता है, जैसे तेल नहीं घी हो। रात गहराते ही बुझा देते हैं डिबरी की कि बेशी तेल न जले। एक बार डिबरी बुझाने गई कि कैसे तो धक्का लग गया और डिबरी का जलता तेल मेरे पाँव पर गिर पड़ा। तो मेरे ससुर कहे कि इतना तेल बर्बाद किया। उन्हें यह चिंता नहीं थी कि मेरा पाँव जल गया। अब मेरा आदमी पूरी रात बिजली के लट्टू में रहता है। अकेला नहीं, 8 लोगों के साथ एक कमरा में रहता है। इसीलिए तो मुझे नहीं ले जाता। मैं सब समझती हूँ, हर एक को किराया देना होता है। मुझे ले गया तो 2 का किराया देना पड़ेगा। बाप रे, मैं स्तब्ध थी संसार की भयावह सच्चाइयों से। हर दिन एक नया परिचय हो रहा था मेरा। कल सिर्फ कुछ खाने वाले पत्तों के लोभ में एक आदिवासी युवती हादसे में अपने प्राण गंवा बैठी, और आज का ये सत्य। कहाँ ठहरते हैं इनके दुखों के आगे मेरे दुख। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का भी जीवन हो सकता है। मुझे अपच हो रहा था। मैंने और पूछना बंद किया, बस उसे देखती रही। उसकी आंखों में पति मिलन के स्वप्न अखुआ रहे थे। उसे रोकना उस पर अन्याय करना होता। मैंने अपने को रोका और उसे जाने दिया कि बस एक रात की ही तो बात थी। अगली सुबह मुझे रांची एक्सप्रेस से कोलकाता के लिए रवाना हो ही जाना था। जाने की व्यवस्था खुशहाल भारती के कार्तिक दा के जिम्मे थी। नई पीढ़ी की मंगला ने जाने के पहले छोटे से शीशे में अपने चेहरे का मुआयना किया, बाल ठीक किए, फिर बैग से फेयर एंड लवली का छोटा सा पाउच निकाल क्रीम को अपने चेहरे पर मला। मैं हैरान, तो तुम्हें कहाँ से मिला ये? रघुवर ने दिया था। मुझसे कहा इसको लगा तो तू भी गोरी हो जाएगी। दिल्ली से लाया होगा, मेरे मुंह से निकला। नहीं दीदी, यहाँ हाट में भी मिलता है। हाट में? हाँ, हर सप्ताह यहाँ हाट लगती है। आसपास के सभी गांव के लोग 10-10 मील चलकर हाट से सामान खरीदते हैं। हम एक साथ सप्ताह भर के खाने का सामान खरीद लेते हैं। सब चीज़ मिलती है वहाँ, धान, ज्वारी, सब्जी, हडिया, ताड़ी, चप्पल, खिलौने, कपड़ा, मिल्की साड़ी, बर्तन, रस्सी, घड़े, पाउडर, क्रीम, साबुन, कंघी, इत्र, फुलेल, लिपस्टिक से लेकर गाय, भैंस, बकरी तक बिकती है। और हाँ दीदी, फेयर एंड लवली भी मिलता है। वाह, बिजली चाहे नहीं पहुंची हो, पर यहाँ भी पहुंच गया फेयर एंड लवली। पर फेयर एंड लवली के लिए पैसे बच जाते हैं। वो शर्मा गई। मेरा आदमी कहता है फेयर एंड लवली लगाएगी तो तुझे भी दिल्ली में कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी। सच दीदी, उसने अपनी आंखों से टीवी में देखा था कि एक लड़की ने फेयर एंड लवली लगाया और उसे तुरंत नौकरी भी मिल गई। मेरा आदमी कहता है नहीं तो यहाँ ज़िंदगी भर दूसरों के खेत में आलू प्याजी रोपती रहना, या बॉक्साइट के खदान में ही जवानी गलाती रहना अपनी बहन की तरह। इसलिए सब्जी का पैसा बचा कर खरीद लेती हूँ। बिना सब्जी के रोटी कैसे खा सकती हो? कम सब्जी से काम चला लेते हैं। क्या करूँ, हमारा आदमी कहता है कि पेट में खाया कोई नहीं देखता, पर शहर में नौकरिया के लिए स्मार्ट और सुंदर दिखना ज़रूरी है। फिर मैडम, सब्जी तो हम इन सालों में खाने लगे हैं जब से जंगल कुमार ने विशुनपुर की सब्जियों को विशुनपुर में ही बेचना शुरू किया है। उसके पहले तो हम कोयनार के पत्ते उबालकर उसी से चावल खाते थे। हमारी सारी सब्जियां हाथों हाथ बिककर लोहदरका बाजार में चली जाती थीं। यहाँ तो हाल ये था कि 10 आदमी भी घर में आ जाए तो सब्जी के लिए लोहरदगा जाना पड़ता था। ऐसा क्यों? जंगल कुमार ने सिखाया कि पहले खाने की सोचो, बाद में बेचने की। तुमने बॉक्साइट के खदान की बात कही थी, क्या तुम्हारा कोई काम करता है बॉक्साइट के खदान में? मेरी बहन मैडम, देर रात तक काम करना पड़ता है। क्या बताएं मैडम, कई बार वहाँ औरतों के साथ कुकर्म भी हो जाता है। खुद मेरी बहन पेट से हो गई थी। हरामी था कॉन्ट्रैक्टर तिवारी, साले को बाघ खा जाए, भेड़िया उठा के ले जाए। जंगल कुमार ने बहुत चेष्टा करी उसको अंदर करवाने की, नियम बनवाने की कि औरतन को रात में काम न करना पड़े, पर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तुम पहुंचोगी तब तक तो घुप अंधेरा हो जाएगा। जंगल से होकर गुजरोगी, कोई भालू या भेड़िया मिल गया तो तुम्हें डर नहीं लगेगा? वो हंस दी कि मैडम, मुझे डर ना अंधेरे से लगता है ना जानवरों से। तो किससे लगता है डर? मुझे डर लगता है इंसानों से। मेरी बहन की ज़िंदगी किसने ख़राब की? ना अंधेरे ने, ना भालू ने, ना भेड़िए ने। भालू हमारे इलाके में आता है क्यों? क्योंकि हमने उससे उसका जंगल छीन लिया। खुशहाल भारती के पीछे के खाली जगह पर हम लोगों ने बड़ी वैरायटी वाली मूंगफली की फसल लगाई थी। बिरसा बोल्ड मूंगफली, लेकिन
पौधे अभी तैयार भी नहीं हुए थे कि खुशहाल भारती के बच्चों ने उसे खाना शुरू कर दिया। मैंने मना किया तो श्रम निरक्तन की सहायिका चंद्रमती कहने लगी, भालू चोर है, सारी फसल खाकर नष्ट कर रहा था, तो वो खाए, उससे अच्छा है कि हम ही खा लें। जब जंगल कुमार ने कहा, चोर भालू नहीं, चोर हम हैं। आज जहाँ खेत है वो पहले भालू का घर था, तब हम उसे चोर नहीं दोस्त कहते हैं। हमने उससे उसका घर छीन लिया तो भालू कहाँ जाएगा? जंगल कुमार को खतरा किससे है? ना अंधेरे से, ना जानवरों से। उन्हें खतरा है उनसे जो हमसे हमारा घर जंगल छीन रहे हैं। लेकिन हम भालू की तरह चुप नहीं रहेंगे, नहीं तो बदली परिस्थिति में हमें भी चोर कहा जाएगा। मैं चुपचाप देखती रही उसे, उसके तेवर। उसने दरवाजे के पीछे से एक पॉलीथीन बैग निकाला और उसके अंदर में जतन से रखी अपनी चप्पल बाहर की, अपनी फटी बिवाइयों वाले पैरों में उसको डाला और चल दी। हल्के हील की ये चप्पल भी क्या तुम्हारा रघु लाया है? वो हंसती। आपको लगता है कि हर चीज़ दिल्ली से ही आती है? नहीं, उन दिनों तेंदू पत्ते बेचकर मैंने 50 रुपल्ली कमाए थे। ये चप्पल मैंने अपनी सहेली से वहीं 50 रुपल्ली और 2 जोड़ी मुर्गी के बदले में ली। जाते जाते उसने हाथ हिलाया। पेड़ लगाने वाले हाथों से सुंदर उसके हाथ। मैं देखती रही, सोचती रही। फूल, पत्थर और मयूर पंखों से खुद को सजाने वाली आदिवासियों की ये एकदम ताज़ा पीढ़ी सचमुच अब बदल रही थी। देख रही थी क्षितिज के पार, पहचान रही थी अपने दुश्मनों को। अभी आप सुन रहे थे एक नायाब कहानी जिसे लिखा था मधु काकड़िया जी ने।